नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे सैंपल पेपर को। और आप हमने इसे अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और ये सैंपल पेपर है हमारा 2020 यानी कि 2020 का। तो इसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले जो लास्ट सेशन में पढ़ा था वो हमने यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रश्न पत्र स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए होते हैं और उन निर्देशों में जैसे यहाँ पर दो ही निर्देश हैं कि इसमें दो खंड है अ और ब, जिसमें दोनों ही खंडों के जो प्रश्न है उनको करना अनिवार्य होता है और सभी के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में हमने यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ा था वो था हमारा खंड अ का पहला प्रश्न। खंड अ का पहला प्रश्न जो था हमारा वो था हिंदी साहित्य में शुद्ध जो साहित्य की दृष्टि से तुलसी और सूर। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया था तुलसी और सूर का और साहित्य का कंपेयर किया गया था कि किस तरह से सूर विषय के महत्व की दृष्टि से और तुलसी देखिए सूर जो है वो शुद्ध साहित्य की दृष्टि से और तुलसी जो है वो यहाँ पर कबीर और तुलसी जो है वो अद्वितीय है विषय के महत्व की दृष्टि से। तो यहाँ पर हमने जहाँ की बताया कि तुलसी अपने आदर्श के कारण जहाँ शक्ति बल और उत्साह जहाँ तुलसी में मिलता है वहां कबीर में जीवन की प्रधान समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो इस चिंतन की प्रेरणा मिलती है। तो कबीर जो है इस क्षेत्र में अद्वितीय है। हमने यहाँ पर बताया था कबीर के विषय में कि किस तरह से जीवन की जो प्रधान समस्याएं हैं मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर हमारा ध्यान जो है आकर्षित करता है और अपनी इसी सार्वजनीन भाषा के कारण ही वे जनता में विशेष लोकप्रियता प्राप्त कर पाए थे। तो जैसे यहाँ पर बताया कबीर की प्रेरणा विशेष सम्मान कभी नहीं किया गया क्योंकि देखिए वो क्या थे वो एक तरह से रसग्राही और कला पिपासुओं की तरह नहीं बल्कि जीवन की सामान्य चीजों पर वो अपनी रचनाएं करते थे। तो यहाँ पर इससे संबंधित अपने प्रश्न भी किए थे और एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो इस तरह से हमने पहला प्रश्न यहाँ पर क्लियर किया था। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था यहाँ पर एक निबंध जो कि मैंने आपको बताया था कि 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। 4 में से आपने एक पर केवल और केवल देखिए 10 पेज 15 पेज 20 पेज भरने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपने क्या करना है यहाँ पर 200 शब्दों में आपने निबंध लिखना है जिसमें से यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन हमारा राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व, हमारी सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रभाषा का महत्व, सांप्रदायिक सौहार्द एवं विश्व शांति। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। तो चारों में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व जो है उसमें आप लिख सकते हैं कि किस तरह से एक आम नागरिक के क्या दायित्व होते हैं राष्ट्र के निर्माण में। ठीक है। फिर हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में लिख सकते हैं, राष्ट्रभाषा के महत्व को लिख सकते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द एवं विश्व शांति के विषय में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नंबर 3 जो हमारा प्रश्न है प्रश्न 3। और प्रश्न 3 में जो है हमने यहाँ पर जो करना था वो था कि संक्षिप्त में यानी कि केवल एक शब्द में आपने आंसर देना है। यहाँ पर आपको टॉपिक दिए गए हैं जैसे आपको दिया गया है निम्नलिखित के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? तो ये मैंने आपको बताया था कि संचार किसे कहते हैं। ठीक है। तो संचार किसे कहते हैं? संचार में यहाँ पर हमने बताया कि जो संचार होता है वो क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान और इसके विभिन्न माध्यम होते हैं अलग अलग। जैसे आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई। ठीक है। लेकिन हमने कहा सबसे नया माध्यम क्या है? जो आपको लगे कि सबसे नया है उसको आपने यहाँ पर बताना है। तो सबसे नया माध्यम अभी क्या है यहाँ पर? इंटरनेट है। इसके बारे में मैंने आपको क्लियर किया था। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, संपादकीय।
समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ संपादकीय कहलाता है। और उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक पत्रिका है। बहुत ही इजी से हमारे प्रश्न है, क्या है? अमर उजाला, इंडिया टुडे, दैनिक जागरण। तो मैंने आपको बताया कि अमर उजाला और दैनिक जागरण क्या है? न्यूज़पेपर है, दोनों ही समाचार पत्र है। और इंडिया टुडे ये आपकी एक पत्रिका है, ठीक है। और उसके बाद जो दो प्रश्न यहाँ पर बताए थे कि समाचार पत्र और फीचर में अंतर बताइए, तो ये भी आपने बहुत बड़ा नहीं लिखना है, आपने दो दो तीन तीन अंतर, दो अंतर भी अगर आप यहाँ पर क्लियर करते हैं तो भी आपका ये आंसर बिल्कुल पूरे 1 नंबर के लिए है। और समाचार पत्र और फीचर में तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बताया ही गया है कि दो आपको ककार बताइए, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 4 था उसमें आपको यहाँ पर दिया गया था आलेख। आलेख यानी कि जो लेख से थोड़ा सा बड़ा होता है। मैंने आलेख किसे कहते हैं, आलेख लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले क्लियर करवाई। तो यहाँ पर टॉपिक दिए गए थे बढ़ते आतंकवाद की विभीषिका और युवा भारत, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 5 था, यहाँ से हमारा काव्य खंड स्टार्ट होता है, यानी कि हम अपने काव्य खंड को पढ़ना यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में वो हमारा ये था कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। काव्यांश दिए गए हैं दो, जिनमें से आपने किसी एक पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि आपको ऑप्शन में दिए गए हैं दो यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन आपको दो दिए गए हैं, लेकिन आपको किसी एक पर ही लगभग 150 शब्दों में, 150 शब्दों में आपने आलेख लिखना है। तो क्या है काव्यांश? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता। तो इस कविता से रिलेटेड जो प्रश्न है वो तीनों हमने अपने लास्ट सेशन में जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। लास्ट सेशन में हमने ये तीनों जो है पढ़ लिए थे। तो हमने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। तो लास्ट सेशन में इन तीनों से रिलेटेड जो प्रश्न है उनको हमने कर लिया था, अच्छे से हमने उसे समझ लिया था। और देखिए यहाँ पर मैंने ये क्लियर आपको कर दिया था कि स्नेह सुरा के पान से कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहते हैं, जग का ध्यान न करने से क्या आश्रय है, और जन साधारण एवं कवि की मूल भावनाओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो तीनों को मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो आपका ये तो आपका ओल्ड पेपर है, यानी कि 2020 का आपका ये पेपर है। तो 2020 वाले पेपर में आपको फर्स्ट चैप्टर से दिया हुआ है, और उसके पहले भी या उसके बाद भी जो आपके पेपर हैं एक दो, उनमें आपको फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। लेकिन जो आप लास्ट ईयर यानी कि 2023 का जो आप सैंपल पेपर देखेंगे, उसमें आपको आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट चैप्टर की कविताएं नहीं है। यानी कि यहाँ पर कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये जो कविताएं हैं दोनों ही, ये बहुत बार रिपीट हुई है। जैसे अगला है यहाँ पर ऑप्शन, इसको हम यहाँ पर करेंगे कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। सेम चीजें, सेम आपके सेम जो प्रश्न है, सेम काव्यांश जो है आपके कुछ एक यानी कि 2022 के एग्जाम में भी है। तो यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, मैं या प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए भले ही आपने देखा कि आपकी पहले काव्यांश में ये प्रश्न नहीं था, ठीक है, कि कवि और कविता का नाम। तो ये मैंने आपको बताया है कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें, जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपका याद करने की चीज होती है कवि का नाम, और दूसरा है कविता का नाम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न आया है इसमें आपको बताना है कवि और कविता का नाम। तो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, हरिवंश राय
बच्चन जी, और कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या है कविता? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आपके यहाँ पर देखिए 2 नंबर कहीं नहीं गए, पूरे के पूरे 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं अगर आप सही कविता का नाम और सही कवि का नाम यहाँ पर लिखते हैं। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? प्रश्न देखिए, और उसको आप यहाँ से, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्योंकि चिड़िया जो है वो सुबह निकल जाती है अपने बच्चों के लिए दाना, अपने बच्चों के लिए पानी, अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए। तो क्योंकि अब शाम का समय है, क्यों यहाँ पर बता सकते हैं शाम का समय है? क्योंकि यहाँ पर दिन ढलने की बात की जा रही है। तो क्योंकि अब शाम का समय है और दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है, और इस कारण जो है जो चिड़िया है, अब उसके जो बच्चे हैं वो सुबह से गई हुई अपनी माँ को देख रहे हैं, अपनी माँ की जो है आस लगाए बैठे हैं कि हमारी माँ आएंगी, हमारे लिए खाना लेकर आएंगी। और इसी आशा से कि अब सांझ होने वाली है, और बच्चे देखिए शाम के टाइम दिन भर कितना भी वो माँ के बिना रह ले, लेकिन रात को शाम के टाइम उन्हें अपनी माँ ही अपने पास चाहिए होती है। तो यहाँ पर चिड़ियों के बच्चों की भी कुछ यही हालत है कि वो प्रत्याशा में है, वो इस आशा में है कि उनकी माँ जो है आ रही होगी और उनके लिए जो है कुछ खाने पीने का ला रही होगी, और इसी आशा से वो नीड़ों से अर्थात अपने घोंसलों से जो है झांक रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। कि बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बच्चे अपनी माँ के आने की आस से नीड़ों से झांक रहे होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी, यहाँ देखिए अब आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 12th में अब आप आ गए हैं, आपको काव्यगत विशेषताएं बतानी होती है। तो यहाँ पर अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया है, जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो यहाँ पर पता चलता है कि कविता में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो ये बिल्कुल देखिए, अगर आप यहाँ पर वो शब्द नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आपका जो है 1 नंबर तो चला ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो व्याकरण में भी अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट होता है, खास तौर पर जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे अलंकार हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, ये बहुत कॉमन से टॉपिक है। अभी आप क्लास 12th में हैं, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आगे कुछ भी आगे आप करेंगे, तो वहां पर आपको हर जगह अगर हिंदी आपके सिलेबस में है तो आपको ये सारी चीजें जरूर पढ़नी पड़ेंगी, ये सारी चीजें जरूर आपको समझनी पड़ेंगी। तो इसीलिए कहीं पर भी कभी भी कोई डाउट होता है व्याकरण से रिलेटेड, तो कोई भी ऐसी हेजिटेशन ना करें, जरूर पूछ लें कि यहाँ पर हमें अलंकार पढ़ने हैं या हमें आपका समास पढ़ना है या रस पढ़ने हैं। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताना है तो आपको अलंकारों का, रस का, इन सब छंदों का, इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पहला प्रश्न जो है अपना काव्यखंड का कंप्लीट किया। दूसरे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 सेकंड समझ लीजिएगा कि आपका जो पहला प्रश्न है, प्रश्न 5, वो ऑप्शन में है, यानी कि वहां पर आपको 2 कविताएं दी जाएंगी, दोनों में से आपने किसी एक पर जो है काम करना है, यानी कि किसी एक से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। लेकिन जो सेकंड आपका प्रश्न आएगा वो भी आपकी एक कविता होगी, और उसको आपने केवल उसी को अच्छे से करना है, केवल उसी को अच्छे से करना है, यानी कि एक अच्छे से यहाँ पर समझना है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग जग के दग्ध हृदय पर, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से घनभेरी, गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। तो ये आपकी कविता है बादल राग।
ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पर काव्यांश दिया गया है और आपने इस काव्यांश को पढ़ना है और उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो जरूरी नहीं कि आपका इसी चैप्टर से आए, ठीक है, आपकी किसी भी चैप्टर से प्रश्न आ सकता है इस तरह का, यानी कि कोई भी काव्यांश आपका आ सकता है। तो इसको एक बार पढ़ा आपने कि तृतीय है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। ठीक है, तो उपयुक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य स्पष्ट, जैसे हमने कहा कि समीर सागर, ठीक है, सजग सुप्त, इस तरह से आप यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर ये अलंकार है, ठीक है, और इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है और ऐसे यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो वो सारी चीजें भाव सौंदर्य आप बताएंगे। सबसे पहले तो अर्थ आप बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि समीर सागर, तिथि है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जिस तरह से समीर अर्थात जो पवन होती है, जिस तरह से वो ऊपर बिल्कुल छाई हुई रहती है किसके, सागर के ऊपर, ऐसे ही अस्थिर सुख पर, यानी कि जो एक सुख होता है वो हमेशा कैसा होता है, अस्थिर होता है। यानी कि जरूरी नहीं कि आपको अभी सुख है तो आपको जीवन पर्यंत जो है सुख ही मिलेगा। अभी अगर आप दुखी हैं तो जीवन पर्यंत आपको दुख ही मिलेगा। सुख और दुख जो है दोनों ही क्या होते हैं, पूरक होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा दुख होगा, कभी सुख है तो दुख भी आ सकता है। तो तृतीय है समीर सागर पर, जिस तरह से समुद्र के ऊपर जो है हवा हमेशा मंडराती रहती है, यानी कि हमारे आकाश मंडल में वायु हमेशा जो है उपलब्ध होती है, उसी प्रकार अस्थिर सुख पर दुख की छाया जो है वो हमेशा मंडराई हुई होती है। ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा एक तरह से हंसते रहें। कभी आपके पास दुख भी आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके पास दुख आएंगे। तो क्योंकि जीवन में हमें दोनों चीजों को समान भाव से स्वीकार करना होता है। अगर दुख आए हैं तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, अगर सुख आए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। जग के दग्ध हृदय पर, ठीक है, जो जग का दुखा हुआ दग्ध हृदय है उस पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, जो ये निर्दयी विप्लव आ रहा है इसकी ये प्लावित माया छाई हुई है। यह तेरी रण तेरी भरी आकांक्षाओं से घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त, जो यहाँ पर जो आकांक्षाओं से, आशा से जो भरी हुई है और घन भेरी बादलों की जो आवाज है, गर्जन है, उससे सजग सुप्त, जो पृथ्वी के हृदय में सुप्त जो बीज पड़ा हुआ था, यानी कि इतनी भीषण गर्मी के बाद, गर्मी के टाइम पे जो पृथ्वी के हृदय में जो बीज पड़ा हुआ था, आकांक्षाओं से नवजीवन की सर ऊंचा कर ताक रहे ए विप्लव के बादल। और जैसे ही बादल बरसते हैं तो वो जमीन में पड़ा हुआ जो सूखा हुआ बीज होता है उसमें भी अंकुर आ जाते हैं और वो भी बाहर निकल आता है और ऐसा लगता है कि नव जीवन की आशा में उसने भी अपना सिर ऊपर कर रखा है और वो बादलों को ताक रहा है। तो इस तरह से भाव सौंदर्य आप स्पष्ट करेंगे इसका। फिर यहाँ पर बादलों के आगमन पर प्रकृति, ये प्रश्न जो है यदि आपके काव्यांश में नहीं आएगा तो आपके प्रश्नों में जरूर आ जाएगा। यानी कि जो आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं ना पाठ्य पुस्तिका से संबंधित, अगर यहाँ काव्यांश में ये प्रश्न नहीं आता है तो आपको प्रश्नों में ही जरूर मिल जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कोई है तो वो यही है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। ठीक है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन क्या हो रहा है कि जब बारिश पड़ रही है तो चारों तरफ क्या हो रही है, हरियाली हो रही है। बिल्कुल जितने भी जो सुप्त अवस्था में पड़े हुए बीज थे वो सब अंकुरित हो गए हैं, चारों तरफ हरियाली है, धुला धुला सा सारा आसमान है, सारा धरती है और बहुत ही सुंदर जो है वातावरण हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों का। देखिए केवल 2 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं तो ये दोनों ही बहुत ही इजी हैं, हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। निम्नलिखित में से प्रश्न 7 पढ़ना शुरू करेंगे जो कि हमारे काव्य खंड से ही है। तो प्रश्न 7 काव्य खंड से ही लिया गया है। यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आपने डिस्कस करेंगे।
तो देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों की, प्रश्न आपको 3 दिए हैं लेकिन केवल 2 प्रश्नों के आपने एक तरह से उत्तर देने हैं। पहला है कविता के बहाने कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी कि ये जो कविता है कविता के बहाने, इसमें कवि ने अपनी कविता की कल्पनाओं की उड़ान के बारे में लिखा है। सबसे पहले उन्होंने फूलों के बारे में लिखा है कि जिस प्रकार जो फूल होते हैं वो भी कुछ दिन खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, ठीक है ना, कुछ दिन खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, लेकिन जो कविता जो बच्चे होते हैं उनकी भी एक तरह से एक सीमा, यानी कि बच्चे जो है वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चों के खेलने की कोई सीमा नहीं होती, जिस प्रकार से बच्चे कोई भेदभाव नहीं करते, जिस प्रकार से बच्चे जो है किसी में अंतर नहीं करते, तो उसी प्रकार से कविता भी किसी में भेद नहीं करती। कविता की उड़ान जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची है। वह धरती से लेकर, नदी से लेकर, तालाब से लेकर, आसमान से लेकर, चांद से लेकर, तारों से लेकर, पहाड़ से लेकर, पठार से लेकर, खेत खलिहान, फसल से लेकर हर एक चीज पर कविता बना देती है। यानी कि कवि की कविताओं की उड़ान जो है वो बहुत दूर तक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बताया कि उसका जो भाव है कि किस किस तरह से यहाँ पर कविता के बहाने में बताया गया है कि कविता की उड़ान जो है वो कितनी तीव्र है। आगे चलते हैं प्रश्न 2, बादल राग। कविता के आधार पर बताइए कि बादलों के आगमन से प्रकृति में किन किन परिवर्तनों क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देख सकते हैं आप सेम प्रश्न, बिल्कुल एक ही प्रश्न को 2 बार रिपीट किया गया है कि बादल राग, यहाँ नाम नहीं दिया, यहाँ पर केवल प्रश्न शुरू कर दिया है। यहाँ नाम दिया है कि बादल राग कविता के आधार पर बताइए कि बादलों के आगमन से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं यहाँ पर कि जो प्रकृति है, जैसे मैंने बताया कि चारों ओर का जो वातावरण है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, साफ सुथरा धुला धुला सारा प्रतीत होता है। और दूसरा कि जहां भीषण गर्मी में चारों तरफ सूखा पड़ गया था, चारों तरफ पेड़ पौधे सब कुछ सूख गए थे, नदी तालाब तड़ाग सब जो है सूख गए थे, अब वहां पर फिर से जो है हरियाली आ गई है, चारों तरफ हरियाली छा गई है और जितने भी नदी तालाब तड़ाग है ये सब पानी से लबालब भर गए हैं। तो इस तरह से प्रकृति में बहुत ही सुंदर परिवर्तन आया है। अगला है छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का आश्रय पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कि छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर कविता है कि छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। तो यहाँ पर छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का आश्रय क्या है, क्या क्यों कहा गया है छोटा मेरा खेत चौकोना। तो जिस प्रकार से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक चौकोना कागज होता है जिस पर हम अपनी रचनाएं, अपने भाव उनको लिखते हैं, तो इसी तरह से जो खेत होता है वहां पर भी हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं, आकांक्षाओं का बीज डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पर बहुत बहुत ही अच्छी फसल उग जाती है। और इसी तरह से यहाँ पर खेत जो होता है उसको जब जोता जाता है तो उसमें भी एक निश्चित समय के बाद फल आने लगते हैं। तो यहाँ पर छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने से यह आश्रय पठित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार मैं अपनी कल्पनाओं से और अक्षरों से उसका निर्माण करता हूँ, कविता का निर्माण करता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कविता की जो खुशबू है, कविता का जो आनंद है, कविता का जो रस है वो किसमें है, वो है एक तरह से चारों तरफ फैलाने में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो फसल होती है वो तो भले ही एक बार के लिए क्या होती है, हम डिले कर सकते हैं कि हम इसको बाद में काटेंगे, और जब हम बाद में काटते हैं तो उसके बाद भी हम उसको काफी टाइम तक यूज नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी जब हम यूज करते हैं वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भी फिर हम एक तरह से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा छोटा खेत चौकोना,
तो यहाँ पर जो खेत है, जो जो कागज है, उसको खेत के समान कहा है कि जिस प्रकार उसमें बीज डाले जाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कल्पनाओं के बीज डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर से आप इसका अर्थ जो है स्पष्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। देखिए प्रश्न 7 तक हमने यहाँ पर काव्यांश पढ़ लिया, काव्यखंड पढ़ लिया है। अब प्रश्न 8 जो है अगला हमारा प्रश्न, उसमें भी आपको यहाँ पर पठित गद्यांश दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और आप इस गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धर्मी गोपालिका की कन्या थी। नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लेखिका है महादेवी वर्मा जी, तो वो कहती है कि मेरे नाम का भी मुझसे मैच नहीं करता, क्योंकि मेरे नाम का नाम है, यानी कि मेरा नाम है महादेवी। महादेवी महान है जो देवी, ठीक है, तो मेरा नाम महादेवी है। वो कहती है कि नाम है लक्ष्मण, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए ध्रुवा है, वैसी ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तन बहुत समझदार है। वह अपनी समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बना, यानी कि समृद्धि सूचक नाम, यानी कि जिससे पता चल जाए लोगों को कि ये तो भक्तन है, ठीक है, ये तो ये है, तो अपना समृद्धि सूचक यानी कि जिससे वो सब कुछ कर रही है, वो नाम वो किसी को ना बताए। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसे शेष इति व्रत के साथ भी यह बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं नाम का कभी उपयोग नहीं करूंगी। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जब एक बार वो नौकरी की खोज में गई थी, जब पहली बार, तो वो कहती है ईमानदारी का परिचय देने के लिए, यानी कि मैं कितनी ईमानदार हूँ इसका परिचय देने के लिए उसने इति व्रत के साथ यह भी बता दिया कि इस प्रार्थना के साथ मैं नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं नाम सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। क्या कहती है यहाँ पर लेखिका कि अगर उपनाम रखने की अगर यहाँ पर एक तरह से प्रतियोगिता होती तो उसका सबसे ऊपर स्थान अपने ऊपर सबसे पहले करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने जिसे सब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, जिसे इसी से जब मैंने कंठी माला लेकर उसका नामकरण किया तब वह भक्तन जैसे कवित्वहीन को पाकर गदगद हो उठी थी। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भक्तन जो है उस कवित्वहीन को पाकर गदगद हो गई है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं कि भक्तन को सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कहने में लेखिका का निहितार्थ क्या है। तो जिस तरह से भक्तन को हनुमान जी को से स्पर्धा करने वाली कि मैं सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, कुछ भी मैं करूंगी वो अपनी मर्जी से करूंगी, आपको जितना मुझे बोलना है, जो भी मुझे बोलना है वो आप मुझसे कह सकते हैं। तो इस तरह से भक्तन को सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली एक तरह से यहाँ पर करने वाली कहने में लेखिका का निहितार्थ यह है कि लेखिका यहाँ पर बताती है कि जिस प्रकार हनुमान जी जो है वो राम जी के लिए सदैव तत्पर रहते थे, सदैव एक तरह से तैयार रहते थे और किसी भी तरह के काम में वो पीछे नहीं हटते थे, तो उनकी तरह यहाँ पर भक्तन जो है वो लेखिका के लिए इस तरह से सेवक धर्म अपना रही है। देख सकते हैं आपकी एक तरफ सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली कहने में लेखिका का निहितार्थ क्या है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली, क्या आपको यहाँ पर बताया कि भक्तन को सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली कहने में लेखिका का निहितार्थ क्या है, यानी कि लेखिका क्या कहना चाहती है। तो लेखिका के कथन के अनुसार अगला यहाँ पर प्रश्न, भक्तन नए नामकरण से गदगद क्यों होती। भक्तन जो है जब उसका नाम भक्तन रखा गया तो वो नए नामकरण से बहुत ज्यादा खुश हुई, बहुत गदगद हुई, क्योंकि उसको अपना जो नाम था लक्ष्मी वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि जो लक्ष्मी है वो तो साक्षात विष्णु की अर्धांगिनी है, धन की देवी है, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्तन नए नामकरण से गदगद क्यों होती,
लेखिका के कथनानुसार नामों के विरोधाभास से स्पष्ट कीजिए। लेखिका के कथनानुसार नामों के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्या बताया कि अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर नामों का विरोधाभास किस तरह से होता है, किस तरह से जो लोग हैं वो विरोध जो है जताते हैं अपने नाम से, परेशान होते हैं कि हमको अपना नाम जो है नहीं पसंद। तो क्या है यहाँ पर लेखिका के कथन के अनुसार, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बाजार दर्शन से संबंधित, कि बाजार आमंत्रित करता है। सेम आपके पाठ्य पुस्तिका के गद्यखंड से लिए गए हैं और दोनों का ही आपने यहाँ पर, ये ऑप्शन में है, आपको दोनों में से आपने किसी एक पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, और मेरा रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। ये देखिए ये सारी चीजें कौन कह रहा है, ये बाजार कह रहा है कि मेरा ये रूप किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, कुछ नहीं भी चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजिलाओ भी इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, यह आग्रह तिरस्कार जगाता है। ये आग्रह क्या करता है, ये आग्रह नहीं है, ये आग्रह जो है तिरस्कार जताता है। लेकिन ऊंचे बाजार का जो आमंत्रण होता है वो हमेशा मूक होता है। जो बड़ी बड़ी आपने दुकानें देखी होंगी, वहां पर कभी भी कोई उनका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए कहीं कोई भी दरवाजे पर खड़ा नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि देखने में क्या हर्ज है, अजी जाओ इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार को जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। जो ऊंचे बाजार में आमंत्रण होता है वह मूक होता है और उससे चाह जगती है। उससे क्या होता है, चाह जगती है, इच्छा जगती है इंसान की कि काश ये मेरे पास भी होता, काश ये मेरे पास भी होता। चाहे मतलब अभाव, चाह मतलब अभाव जग जाता है। चाह जगना अर्थात अभाव, यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है मेरे पास नहीं है, कहां से आया मेरे पास। ठीक है, तो चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। तो हमने यहाँ पर दोनों काव्यांश जो गद्यखंड से रिलेटेड जो हमारे गद्यांश है उनको हमने पढ़ा। और आज का आपका होमवर्क है कि आप पढ़कर आए बाजार दर्शन चैप्टर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है और बहुत सारा ज्ञान वर्धक भी है। तो इसीलिए टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।